राम राम लाडिलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। पीछे देख ही सकते हैं, आज हमारा टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता। टॉपिक शुरू करने से पहला बात एक छोटी ही है कि अब तक हमने अपना चैनल हिस्टोरी ऑफ स्टडी सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब करो, गिर की गेल बेल आइकन बटन जरूर दबा लें ताकि घनी तक आज तो वीडियो आप द्वारा पहुँच जाए। घना टाइम नहीं लेंगे और आप अपने टॉपिक पर चल लेंगे सीधा, जो आज का हमारा लेक्चर सिंधु सभ्यता। चलो शुरू करते हैं फिर। सिंधु सभ्यता, सभी को पता है कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने, लेकिन मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि परिवर्तन होता है, ज़रूर होता है, नियम है, लेकिन एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है परिवर्तन। ऐसे ही 1921 में ये नहीं था कि दयाराम साहनी ने 1921 में सीधे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली हो, नहीं, इससे पहले भी हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का जिक्र हुआ है, जो कि हम अब यहाँ बताएंगे। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति ने हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बता दिया, यानी कि हड़प्पा शहर है उसके बारे में बताया था चार्ल्स मैसन ने, लेकिन किसी ने भी उनकी बात का विश्वास नहीं किया। उसके बाद 1853 ईस्वी को कनिंघम, हाँ ये वही कनिंघम है जो आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक हैं, इनको किसी एक अंग्रेज व्यक्ति ने हड़प्पाई मोहर, जिस पर विर्सप क्या करते थे, दी, लेकिन कनिंघम भी हड़प्पा के रहस्य यानी कि इसके महत्व को ना समझ सका। उसके बाद 1856 ईस्वी को कराची से लाहौर तक रेल पटरियां बिछाने का काम कर रहे थे दो व्यक्ति, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और ये दोनों कराची से लाहौर तक रेल की पटरी बिछा रहे थे। तो हड़प्पा में एक टीला था जो ईंटों का था, उससे इन्होंने ईंट लेकर उस रेल पटरी के लिए रोडों के रूप में इस्तेमाल किया। इसका क्या मतलब, यानी कि ये भी उसके महत्व को ना समझ सके। 1856 के बाद फिर 1921 का साल आ जाता है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष कौन थे, जॉन मार्शल, ये याद रखना, यानी कि जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर को खोजा 1921 में। अगले ही वर्ष 1922 ईस्वी को राखलदास बनर्जी ने, यानी कि आपके आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। इन दोनों शहरों की खोज होने के बाद पता चला कि सिंधु सभ्यता नाम की भी कोई सभ्यता थी, जिसको जॉन मार्शल ने समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे विश्व को रूबरू करवाया। किसके बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में। इससे पहले यही मानते थे कि भारत असभ्य देश है, उसके पास तो कोई सभ्यता नहीं है, लेकिन इस सभ्यता के बाद हमारे देश के बारे में लोगों की राय बदली कि कितनी पुरानी सभ्यता और विकसित सभ्यता थी हमारी प्राचीन टाइम में। जॉन मार्शल ने ही इन्हें पहले हड़प्पा पहला शहर था खोजा गया, तो इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने कहा, तो सबसे पहले जॉन मार्शल ने ही क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसका जो पहला नगर था हड़प्पा खोजा गया था। एक और नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों, क्योंकि जो प्रारंभ में ये स्थल मिले थे वे सिंधु घाटी में ही मिले थे, इसी कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक और इसको नाम कहा जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन क्यों, क्योंकि इस सभ्यता में ज़्यादातर जो बर्तन का इस्तेमाल था या जो भी धातु थे वो कांस्य की ही इस्तेमाल की जाती, इसी कारण कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता। 3 नाम याद रखने हैं आपको, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन, हड़प्पा। आपको बता दिए गए हैं तीनों नाम क्यों रखे गए हैं इसके। इसके बाद इसकी आकृति के बारे में आ जाते हैं। जो सिंधु सभ्यता का आकार है वो कैसा था, सिंधु सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकार की थी। ये कैसे, ए नक्शा सपोज मानो कि नक्शा बात का, तो ये इस टाइप में थी,
अगर इसको देखें तो ये त्रिभुज आकार की है। कैसी थी? त्रिभुज आकार की। और इसका क्षेत्रफल था टोटल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसका सिंधु सभ्यता का जो आकार था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। फिर इसके स्थानों के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूत कांगेनेडोर और उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद स्थल है। किसकी? सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है, ये भी याद रखना है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि मिली है वो चित्रात्मक लिपि मिली है। चित्रात्मक लिपि मिली है, वो भी कैसी है? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं यानी जैसे हम उर्दू लिखते हैं, अब तो मैं बाएं से दाएं लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसे दाएं से बाएं लिखते हैं। इसमें 250 से 400 अक्षर यानी कि चित्र अक्षर मिले हैं। कैसी लिपि है? चित्रात्मक, जिसमें 250 से 400 अक्षर चित्राक्षर मिले हैं। और उनमें भी सबसे ज़्यादा मछली का चित्र प्रयोग किया गया है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा मछली का चित्र इस्तेमाल किया गया है। एक और याद रखना आपको, सिंधु सभ्यता में मापने की इकाई यानी कि तोलने की इकाई 1:16 थी। सिंधु सभ्यता के घरों की पत्ती ग्रीड पत्ती थी, याद रखना। ग्रीड पत्ती कैसी होती है? ग्रीड पत्ती ऐसी होती है जैसी एक चीज़ का होता है ना, चीज़ खेलते जिसमें, वैसे ये होती है ग्रीड पत्ती। ऐसे थी यानी कि एक सुनिश्चित योजना के तहत इनके नगरों को बसाया गया था। किसके? सिंधु सभ्यता के। तो ग्रीड पत्ती थी। दूसरी कि इस सभ्यता के लोग, किस? सिंधु सभ्यता के लोग सांड की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? सांड की। और सिंधु सभ्यता में जो खेती की पहले और जौ और गेहूं की गई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की थी। सिंधु सभ्यता के लोग धान की खेती से परिचित नहीं थे, ये भी याद रखना। धान की खेती से परिचित नहीं थे और गन्ने की खेती से भी नहीं थे, गन्ने की खेती से भी परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित नहीं थे। किससे हो गया? आपकी धान से, धान की फसल से हो गया, गन्ने की खेती से हो गया, और घोड़े से भी परिचित नहीं थे ये। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पर ये थे नहीं, घोड़े थे। घोड़े का साक्ष्य मिला है सूत कोटड़ा से। जो घोड़ा है उसका साक्ष्य मिला सूत कोटड़ा से, बस उससे परिचित नहीं है, उसके प्रयोग से परिचित नहीं थे। इसके किस इस्तेमाल के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे धान की बात करें, रंगपुर और लोथर से बहुत ही निम्न कोटि के जो साक्ष्य धान के मिले हैं, यानी कि मिलते तो हैं लेकिन एक विकसित अवस्था में जैसे धान की खेती होती है वो नहीं मिलते, जिस कारण ये पता लगाता है कि ये इससे परिचित नहीं थे। सर्वप्रथम सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय भी सिंधु वासियों को ही जाता है। कपास को उत्पादन करने के कारण ही यूनान के लोग सिंधु वासियों को सिडन कहते थे, ये भी याद रखना आपको। इनको यूनान के लोग किस भाषा से नाम से जानते थे? इसे सिडन। क्यों? क्योंकि ये कपास की खेती करते थे। दूसरा, इसमें जो मोहर मिलती है ज़्यादातर, जैसे कि पहले बताया था कि वृषभ की मोहर मिली थी आकृति की, कनिगम को एक अंग्रेज व्यक्ति ने दी थी। और सेलखड़ी के पत्थर की मिलती है, पत्थर है सेलखड़ी, इसकी मिलती है मोहरें। और जैसे कि हम आजकल प्याज और लहसुन के बिना तो कोई सब्जी नहीं बनती, तो इसका मतलब ये नहीं लहसुन आज या फिर कुछ साल पहले, 100 साल 200 साल या 500 साल पहले ही आया था। सिंधु सभ्यता में भी लहसुन का प्रयोग होता था, जिसके साक्ष्य बालू से मिलते हैं, जो कि हरियाणा प्रांत में है। बालू, लहसुन के साक्ष्य मिलते हैं। और एक बात याद रखना है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोहे से परिचित नहीं थे। किन किन चीज़ों से नहीं हो गया? देख, धान हो गया, गन्ने हो गए, घोड़ा होगा, लोहा, इससे परिचित नहीं थे। दूसरा, एक और, जैसे कि आज भारत में विवाहित महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये भी अभी शुरू हुआ होगा या 200 साल पहले, 300 पहले। प्राचीन में यानी कि आज से सिंधु सभ्यता के टाइम पर देखो 5000 साल पहले भी मांग में सिंदूर भरा जाता था। इसके क्या साक्ष्य मिले हैं? नौशारों और मेहरगढ़ से साक्ष्य मिलते हैं
की मूर्तियाँ मिली है जिनकी मांग में सिंदूर है, जिससे ये साबित होता है कि सिंधु सभ्यता की महिलाएं मांग में सिंदूर भरती थी। और एक और बात याद रखना, जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो मातृत्वात्मक था, मातृत्वात्मक था। यानी इसका अर्थ क्या है, यानी कि स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। आज का समाज कैसा है, पितृत्वात्मक है, यानी कि परिवार में पिता का महत्व ज़्यादा होता है, मुखिया होता हो, पिता होता है। लेकिन सिंधु सभ्यता में माता होती थी, मातृत्वात्मक था ये। सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ कहाँ से चीज़ें मंगाते थे, हम ये बताते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मैसूर से सोना, मैसूर से क्या मंगवाते थे, सोना, राजस्थान, बलूचिस्तान, मद्रास से तांबा मंगवाते थे, अजमेर से सीसा, अजमेर से सीसा मंगवाते थे, और कश्मीर और काठियावाड़ से काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे। ये आपकी सिंधु सभ्यता थी। अब इनके एक एक करके हम स्थलों को जानेंगे। ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ 2-4 ही करवाऊंगा, बाकी मैं आपको नोट्स में करा दूँगा, क्योंकि वो तो सिर्फ आपको याद ही करनी है, उसमें से क्या मिला क्या नहीं समझाने के लिए 2-4 बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम हड़प्पा का ही बताएंगे। सबसे पहले हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, आपने पढ़ा ही हुआ। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, तो इसको एक तो याद रखना, अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। दूसरा याद रखना आपको, यहाँ से गधे की हड्डियाँ भी मिली हैं। किसकी मिली है, गधे की हड्डियाँ। और यहाँ से एक R37 कब्रिस्तान मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है। और भी बहुत सारा मिला है जो मैं आपको नोट्स में लिखवा दूँगा। यहाँ बताया है कि समझाने के लिए 2-4 समझा रहे हैं। आगे बात करें मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। किस भाषा में, सिंधी भाषा में होता है अर्थ मृतकों का टीला। इसके बारे में यह बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा था। किस कारण, बाढ़ के कारण। जैसे अनानागार, स्नानागार। एक जो बात इम्पोर्टेंट याद रखनी है, देखो कि मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है, लेकिन मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। ये जरूर याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। उसके आगे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो से आगे चिन्हुदड़ो की। चिन्हुदड़ो को सिर्फ आपको एक ही ये बात याद रखनी है, चिन्हुदड़ो से कोई भी किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले। किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले। इसका अर्थ क्या हुआ, किलेबंदी यानी कि जितने भी सिंधु सभ्यता में नगर थे, मानो ये नगर है, इसके चारों तरफ को किलेबंदी कर दी जाती थी शहर के। और एक ये 2 दरवाजे होते थे, जैसे ये दरवाज़ा हो गया या फिर ये हो गया, या 3 दरवाजे हो गए, ऐसे होते थे आने जाने के लिए। और पूरे चारों तरफ 4 दीवारें होती थी, जिसे किलेबंदी कहते हैं। लेकिन चिन्हुदड़ो सिंधु सभ्यता का ऐसा नगर है जिसकी कोई भी किलेबंदी नहीं गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है सूत कानेडोर। कानेडोर जो इस सभ्यता का पश्चिम स्थल था। ये इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह एकमात्र सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल है जो कि प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। बाकी के तो बसाए गए थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा 7 बार बसाएगा, लेकिन ये सूत कानेडोर जो है ये प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। सूत कानेडोर से आगे बनावली, जो कि हरियाणा में है। बनावली से हल मिलता है जो कि मिट्टी का, ये याद रखना है, मिट्टी का हल, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे हल का प्रयोग जानते थे। हम बात करें रोपड़, जो पंजाब में,
रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखना, रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। और भी इसके बहुत सारे नगर हैं जो कि मैं आपको नोट्स में उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि आप उसको सारे को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।